नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी इस हिंदी क्लास में। तो इस क्लास में दोस्तों हम अपवाह स्वरूप के बारे में पढ़ेंगे। ये आपकी बिहार स्टेट क्लास 9th की बुक है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। बीपीएससी टीआरई 3 में क्वेश्चंस बन चुके हैं और 2 में भी बने हैं और 1 में बने हैं। तो निश्चय ही 4 जो आने वाला है उसमें भी आपके बहुत अच्छे क्वेश्चन इससे बनने वाले हैं। अगर इस पूरी किताब को रिविज़न कर लेते हैं तो निश्चय ही आपके दोस्तों 15 से 20 क्वेश्चन एक ही किताब से आपको मिल जाते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा बीपीएससी टीआरई 3 में हूबहू एससीईआरटी से क्वेश्चंस लिए गए हैं, जो कि लाइन बाय लाइन उठाए गए हैं क्वेश्चंस। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसके 2 पार्ट मैं दे चुका हूँ, ये तीसरा पार्ट है और हर चैप्टर का मैं पूरा क्लास दे रहा हूँ। आप एक भी क्वेश्चन इसमें एक भी लाइन मिस मत करना, क्योंकि कहीं से क्वेश्चन भी बीपीएससी बना सकती है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। अपवाह सबसे तात्पर्य जल प्रवाह से है। दोस्तों, जब आप भारत के भौतिक मानचित्र का अवलोकन करेंगे तब पाएंगे कि विभिन्न क्षेत्रों में आने वाली छोटी छोटी जलधाराएं आपस में मिलकर एक मुख्य नदी का निर्माण कर लेती हैं। अंततः इस नदियों के जल किसी बड़े जलाशय जैसे झील, समुद्र या खाड़ी में प्रवाहित हो जाते हैं। एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे द्रोणी, अपवाह द्रोणी दोस्तों कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे अपवाह द्रोणी कहा जाता है। जब कोई ऊंचा क्षेत्र जैसे पर्वत या उच्च भूमि दो निकटवर्ती अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करती हैं, तब ऐसी उच्च भूमि जल विभाजक कहलाती हैं। दोस्तों, किसी भी अपवाह तंत्र का विकास वहाँ की भू आकृतियों से निर्धारित होता है। भू आकृति के आधार पर भारत की नदियों को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला क्या है आपका हिमालय की नदियाँ, दूसरा प्रायद्वीपीय नदियाँ। अलग अलग भौगोलिक प्रदेशों में इसकी उत्पत्ति के कारण नदियाँ एक दूसरे से भिन्न हैं। इसकी भिन्नता निम्नलिखित है। कौन कौन से? जैसे नदियों, हिमालय की नदियाँ कौन कौन सी होती? देखिए, हिमालय की अधिकांश नदियाँ बारहमासी अथवा अस्थायी होती हैं। इसे वर्षा के जल के अतिरिक्त पर्वत की चोटियाँ पर हमें हिम के पिघलने से सालों भर जलापूर्ति होती रहती है। सिंध एवं ब्रह्मपुत्र जैसी भारत की प्रमुख नदियाँ हिमालय से निकलती हैं। इन नदियों ने प्रवाह के क्रम में पर्वतों को काटकर गार्ज का निर्माण किया है। और विश्व, जैसा कि जानते हैं, विश्व की सबसे बड़ी अपवाह बेसिन क्या है? अमेजन नदी है। अगला, हिमालय जनित नदियां उद्गम स्थल से समुद्र तक यात्रा के दौरान अनेक प्रकार से क्रियाकलाप को अंजाम देती हैं। यह नदियां अपने मार्ग के ऊपरी भाग में तीव्र अपरदन करती हैं और सिल्ट, गाद या बालू जैसी मिट्टी जैसे अपरदित पदार्थों का संवहन करती हैं। नदियां ज्यों-ज्यों आगे बढ़ती हैं अवसाद की मात्रा बढ़ती जाती है। दोस्तों, इससे मध्य एवं निचले मार्ग में जहां भूमि की ढाल कम हो जाती है, नदियों को संवहन करने में कठिनाई होने लगती है। परिमाणतः नदियां विसर्पित होकर गोखुर झील, बाढ़ का मैदान और डेल्टा जैसे अनेक आकृतियों का निर्माण करती हैं। जैसे ये देखिए आपका, ये क्या है? आपका गार्ज है। देखिए, ये आपका गार्ज है और ये आपका क्या? देखिए, ये देखिए विसर्प, इसको क्या बोलते हैं? विसर्प। और ये आपकी झील है, गोखुर झील। ये देखिए, नदी का स्रोत यहाँ से हुआ वहाँ। देखिए, ये आपका नदी का ऊपरी भाग है, फिर मध्य भाग आते आते देखिए ये, और ये आगे चल करके आपका गोखुर झील भी यहाँ। ये आपकी क्या है? गोखुर झील। ये क्या है? आपकी गोखुर झील है। और ये आप नदी का निचला हिस्सा, और ये यहाँ पे डेल्टा इकट्ठा हो गया। चलिए, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए प्रायद्वीपीय नदियाँ। अब देखते हैं प्रायद्वीपीय नदियाँ। यहाँ की अधिकांश नदियाँ मौसमी है, जिसका स्रोत
वर्षा का जल है। ग्रीष्म ऋतु एवं शुष्क मौसम में जब वर्षा नहीं होती है, यहाँ की बड़ी बड़ी नदियों का जल स्तर घटकर छोटी छोटी धाराओं या नलिकाओं में परिणत हो जाता है। इनमें से कुछ नदियाँ पठारी भाग तथा पश्चिमी घाट पर्वत से निकलकर पश्चिमी घाट की ओर बहती हुई दोस्तों अरब सागर में गिरती हैं, किंतु प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियाँ पश्चिमी घाट से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। यह नदियाँ छिछली और कम लंबी हैं। यह नदियाँ अनेक जगहों पर जलप्रपात का निर्माण करती हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों द्वारा डेल्टा और अरब सागर में गिरने वाली नदियों द्वारा ज्वार नदमुख यानी एस्चुरी का निर्माण होता है। देखिए भारत की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं। देखिए भारत के अपवाह मानचित्र का अध्ययन करने से पता चलता है कि सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र हिमालय की प्रमुख नदियां हैं। ये नदियां लंबी एवं गहरी हैं। मुख्य नदियों के अतिरिक्त इनकी कई सहायक नदियां भी हैं। इसके अतिरिक्त प्रायद्वीपीय भारत में भी कई नदियां प्रवाहित होती हैं, जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र में बहती हुई बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में गिरती हैं। इन नदियों की व्याख्या निम्नवत की जा सकती है। देखिए प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की सूची बनाएं, जिसमें अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित होने वाली नदियां की पहचान करें। ये तय पैटर्न नहीं है दोस्तों, और इसको भी देख लेते हैं। नदियां अपने गाद से प्राकृतिक तटबंध का निर्माण करती हैं। ये तटबंध बाढ़ क्षेत्र में मानव अधिवास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। ये और बिहार की राजधानी पटना किस नदी के प्राकृतिक तटबंध पर अवस्थित है, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये लाइन आपकी दोस्तों इंपॉर्टेंट है। अब देखिए सिंधु नदी के बारे में पढ़ लेते हैं। सिंधु नदी भारत की विशालतम नदियों में से एक है। यह तिब्बत के समीप मानसरोवर झील से निकलकर दक्षिण पश्चिम की ओर बहती हुई भारत में जम्मू कश्मीर में के लद्दाख जिले में प्रवेश करती है। इस नदी का प्रवाह क्षेत्र लगभग 250 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसमें जास्कर, नुब्रा, श्योक तथा हुजा जैसी प्रमुख सहायक नदियां आकर मिलती हैं। लद्दाख में सिंधु नदी गार्ज का निर्माण करती हैं, जिसे गिलगिट गार्ज दोस्तों कहते हैं। यह पर्यटन के लिए आकर्षण का केंद्र बिंदु है। बलूचिस्तान तथा गिलगिट से होते हुए यह नदी अटक में पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकल जाती है। यहाँ मिठानकोट पाकिस्तान के समीप सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब या झेलम आदि नदियाँ सिंधु से मिल जाती हैं। तत्पश्चात यह नदी दक्षिण पश्चिम की ओर प्रवाहित होकर कराची से पूर्व मैदान का निर्माण करते हुए अरब सागर में जा गिरती है। हिमालय से निकलने वाली इस नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर है। इस नदी का 1/3 प्रवाह क्षेत्र भारत, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एवं पंजाब में और शेष पाकिस्तान में दोस्तों स्थित है। और तो ये आपका हो गया सिंधु नदी। अब देखिए ब्रह्मपुत्र नदी, अब गंगा नदी के बारे में दोस्तों देख लेते हैं। ये है इस नदी की मुख्य धारा क्या है, भागीरथी है। भागीरथी की उत्पत्ति हिमालय स्थित गंगोत्री हिमानी के गोमुख से हुआ है। अलकनंदा उत्तराखंड स्थित देवप्रयाग में भागीरथी से मिल जाती है तथा गंगा नदी के नाम से प्रवाहित होती है। हरिद्वार के समीप गंगा नदी मैदानी भाग में प्रवेश करती है। इस नदी की लंबाई 2522 किलोमीटर, जो देश के अंतर्गत उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार एवं पश्चिम बंगाल राज्यों में से फैलती हुई फरक्का होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है दोस्तों, जहां इसे पद्मा के नाम से पुकारा जाता। हुगली नदी भारत में गंगा की मुख्य शाखा है। गंगा के प्रवाह क्षेत्र का अध्ययन करें। देखिए हिमालय की अनेक नदियां यमुना, गंडक और कोसी अपने जल को गंगा में उत्सर्जित दोस्तों करती हैं।
इसके अधिक केंद्रीय उच्च भूमि के निकलने वाली नदियां जैसे सोन भी गंगा में मिल जाती है। फरक्का के समीप गंगा नदी दो भागों में बंटती है। प्रथम भाग हुगली गंगा की वितरिका के रूप में डेल्टा से होती है बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है, और दूसरी भाग मुख्य धारा के रूप में बांग्लादेश में प्रविष्ट होती है, जहां ब्रह्मपुत्र नदी इसमें आकर मिल जाती है। इस संगम को क्या कहते हैं? मेघना कहते हैं दोस्तों। चलिए अगला है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी बंगाल की खाड़ी में गिरने से पूर्व एक विशाल डेल्टा का निर्माण करती है। इस डेल्टा का नाम क्या है दोस्तों? सुंदरवन है। अगला है, दो दिशाओं में नदियों के प्रवाह को अलग करने उच्च पर्वतीय पठारी क्षेत्र को जल विभाजक कहा जाता है। सिंधु यमुना नदी के मध्य आरावली की उच्च भूमि जल विभाजक का एक उदाहरण है। आरावली नगर गंगा एवं सिंधु के जल विभाजक पर बसा हुआ है। आरावली से सुंदरवन तक मैदान की लंबाई 1800 किलोमीटर है। इसकी ढाल 1 मीटर 6 किलोमीटर की दर से सुंदरवन की तरफ घटता जाता है। तो ये रहा गंगा नदी। चलिए अब पढ़ लेते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। दोस्तों इसमें से एक भी लाइन छोड़ने वाली नहीं है। ये आपका चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस पूरे बनने की संभावना बहुत प्रबल है। तो चलिए अब ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में देख लेते हैं। इस नदी की उत्पत्ति तिब्बत स्थित मानसरोवर झील से हुई है। इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर से भी अधिक है, पर इसका अधिकांश प्रवाह क्षेत्र सिंधु की ही भांति भारत से बाहर स्थित है। यह उत्तर में हिमालय के समानांतर प्रवाहित होकर नामचा बरवा शिखर के समीप अंग्रेजी के यू आकार की मोड़ बनाकर अरुणाचल प्रदेश में गार्ज के माध्यम से प्रवेश करती है। इसे यहाँ स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं? दिहांग के नाम से दोस्तों जाना जाता है। इसे स्थानीय भाषा में दिहांग के नाम से दोस्तों जानते हैं। असम के समीप बूढ़ी दिहांग, दिसांग या कपोली, लोहित, केनूला एवं अन्य सहायक नदियां दक्षिण से आकर ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती हैं। हिमालय से आकर मिलने वाली सहायक नदियों में सुबनसिरी, कामेंग, धनसिरी, मनस और तिस्ता दोस्तों हैं। अगला है, ब्रह्मपुत्र का उद्गम क्षेत्र तिब्बत एक शीत एवं शुष्क क्षेत्र है, जहां नदी के जल में सिल्ट की मात्रा नगण्य होती है, किंतु जब यह नदी उच्च पर्वत क्षेत्र से गुजरती है तब असम में जब अनेक धाराएं इसमें मिलती है तो इस नदी में जल और सिल्ट की मात्रा और अधिक बढ़ जाती हैं। यहाँ एक गुम्फित होकर अनेक द्वीपों या दियारा को जन्म देती हैं। प्रत्येक वर्ष वर्षा ऋतु में नदी की घाटी में अवसाद की मात्रा बढ़ने से जल का प्रवाह तटबंधों को पार कर अलग बगल के क्षेत्र में फैल जाता है और बाढ़ का स्वरूप धारण कर लेता है। इसमें असम एवं बांग्लादेश में भारी जान माल की क्षति होती है। अन्य हिमालयी नदियों की अपेक्षा ब्रह्मपुत्र नदी में सिल्ट की अधिक मात्रा में निक्षेप से नदी के मार्ग में बार बार परिवर्तन होता है। तो अब देखते हैं यमुना नदी के बारे में। यह नदी महान हिमालय के गंगोत्री हिमानी से निकलकर 1375 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए प्रयाग के निकट गंगा में मिल जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां चंबल, बेतवा, केन जो इसके दाहिने तट पर से आकर मिलती हैं। अब देखिए घाघरा के बारे में पढ़ लेते हैं जो दिया गया है। यह नदी ट्रांस हिमालय के क्षेत्र के करनाली स्थित मामचा चुंगो हिमनद से निकलती है। यह नदी पूर्व दिशा में बहकर हिमालय को पार करती है। इसे पर्वतीय क्षेत्र में करनाली एवं मैदानी क्षेत्र में घाघरा के नाम से जानते हैं और यह नेपाल से प्रवाहित होकर छपरा के पास शारदा नदी का जल ग्रहण कर गंगा से मिल जाती है। इसे उत्तर प्रदेश में सरयू के नाम से पुकारा जाता है। कौन? घाघरा नदी को। देखिए गंडक नदी।
यह नदी महान हिमालय से निकलकर नेपाल होते हुए बिहार के चंपारण में प्रवेश करती है। इस नदी के परिवहन मार्ग में तीव्र परिवर्तन और अवसाद से अत्यधिक निक्षेपण से यह बाढ़ की आशंका बनी रहती। इस नदी के साथ कई पौराणिक किंवदंतियां जुड़ी हुई हैं। अगला है कोसी नदी। यह नदी भी महान हिमालय के गोसाई थान से निकलकर नेपाल होते हुए बिहार के सुपौला जिले में प्रवेश करती है। उद्गम स्थल के समीप कोसी की मुख्य धारा अरुण कहलाती है। इसकी अन्य सहायक धाराओं में मिलाचा, भोटिया, सप्तकोसी, तांबा, लिखू, दुग्ध तथा तंबूर प्रमुख हैं। या इसके अतिरिक्त भी कई अन्य धाराओं को समाहित कर कुरुसेला के निकट गंगा से जाकर मिल जाती है। इस नदी की लंबाई लगभग 230 किलोमीटर है। यह नदी भी तीव्र मार्ग परिवर्तन एवं कटाव के लिए विख्यात है। कोसी जो एक तरफ अपने जलोढ़ से उपजाऊ मैदान का निर्माण करती है, वहीं दूसरी तरफ अपने क्रूर बाढ़ की विभीषिका से इसे अभिशप्त करती है। बाढ़ से रक्षा के लिए इनके दोनों तटों पर तटबंध बनाया गया है। देखिए, गंगा द्वारा लाई गई नवीन जलोढ़ से निर्मित बाढ़ मैदान टाल के नाम से पुकारते हैं। इम्पोर्टेंट है, कभी कभी इन्हीं जो है ब्रैकेट में दिए रहते हैं जो बॉक्स में, इससे ही क्वेश्चन सीधे डायरेक्ट जो है पूछ लेता है। चलिए अगला है, बिहार राज्य को कोसी नदी में बाढ़ आने से अपार क्षति होती है। इस कारण इस नदी को कोसी का बिहार का शोक कहते हैं। ये क्वेश्चन भी बीपीएससी में बन चुका है। ये देखिए, यहीं से बना हुआ था जो टीआरई 3rd में। अब देखिए नर्मदा नदी। मध्य प्रदेश में अमरकंटक के निकट मैकाल की पहाड़ी से निकलने वाली नर्मदा नदी पश्चिम की ओर एक भ्रंश घाटी में बहती है। खंभात की खाड़ी बड़ौज के निकट में गिरने से पूर्व विविध दर्शनीय स्थलों का निर्माण करती है। जबलपुर के निकट भेरा घाट में संगमरमर के शैल खंडों में यह नदी गहरे गार्ड से बहती है तथा धुआंधार प्रपात कपिलधारा का निर्माण करती है। नर्मदा की अधिकांश सहायक नदियां छोटी छोटी हैं जो समकोण पर मुख्य धारा से मिलती हैं। इस नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर है जो मध्य प्रदेश और गुजरात राज्यों में प्रवाहित होती हैं। यह प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। तापी नदी। तापी नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिला में स्थित सतपुड़ा की पहाड़ी से निकलती हैं। यह नर्मदा की भांति भ्रंश घाटी से निकलकर नर्मदा के समानांतर मध्य प्रदेश, गुजरात एवं महाराष्ट्र राज्यों से होते हुए खंभात की खाड़ी में गिरती है। सूरत के निकट पूर्णा इसकी एकमात्र नदी है। इसके अतिरिक्त पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में गुजरात की साबरमती तथा माही प्रमुख है। इसके अतिरिक्त पश्चिमी घाट पर्वत से निकलकर अनेक नदियां अरब सागर में गिरती हैं। इसमें गोवा की मांडवी और जुआरी, कर्नाटक की कालिंदी, गंगावेली, सरवती तथा नेत्रवती तथा केरल की पेरियार, पंपा तथा मणिमाला कुछ प्रमुख छोटी पर तीव्रगामी नदियां हैं। और राजस्थान के मरुस्थली भाग में होकर बहने वाली नदियों में लूनी नदी है। देखिए, राजगीर में गर्म पानी का झरना तथा कोलट का ठंडा पानी का झरना बिहार राज्य जल प्रपात के उदाहरण है। अब देखिए, महानदी के बारे में पढ़ लेते हैं। यह प्रायद्वीपीय भारत में बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित होने वाली तीसरी सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 890 किलोमीटर है। यह नदी छत्तीसगढ़ स्थित रायपुर के निकट से निकलकर उड़ीसा से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी अपवाह प्रणाली का विस्तार छत्तीसगढ़, झारखंड तथा उड़ीसा से है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां शिवनाथ, हंसदेव
और अगला है आपका माद और जोक और तेल है। चलिए गोदावरी के बारे में देख लेते हैं। यह नदी महाराष्ट्र के नासिक के निकट पश्चिमी घाट से निकलती है। इसकी द्रोणी बेसिन महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश तक कर्नाटक में फैली हुई है। यह प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे बड़ी लंबी है। इसकी लंबाई लगभग 1450 किलोमीटर है। इसी नदी का 50% अपवाह बेसिन महाराष्ट्र में विकसित हुई है। प्राणहित, वर्धा, मंजीरा, वेनगंगा, थप्पेनगंगा इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। बड़े आकार एवं विस्तार के कारण दक्षिण भारत में इस नदी को दक्षिण की गंगा कहते हैं या ब्रजगंगा कहते हैं। इससे भी क्वेश्चन दोस्तों बन चुका है बीपीएससी में। कृष्णा नदी पश्चिमी घाट स्थित महाबलेश्वर महाराष्ट्र के निकट एक स्रोत से निकलकर लगभग 1290 किलोमीटर क्षेत्र में प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी अपवाह बेसिन का विस्तार महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश राज्यों में है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में दूधगंगा, पंचगंगा, तुंगभद्रा, कोयना, घाट प्रभा, मालप्रभा, मूसी और भीमा है। अब देखिए कावेरी नदी के बारे में पढ़ते हैं। कावेरी की उत्पत्ति पश्चिम घाट स्थित ब्रह्मगिर पहाड़ी से हुई है। इनकी लंबाई लगभग 760 किलोमीटर है। इस नदी का अपवाह बेसिन तमिलनाडु, केरल एवं कर्नाटक राज्यों में फैला हुआ है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में अमरावती, भवानी, हेमवती, लोगपावनी, आकावली, लक्ष्मण तीर्थ, कामिनी है। अंततः यह नदी तमिलनाडु स्थित कुडलूर से दक्षिण बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। उपरोक्त नदियों के अतिरिक्त भी कई छोटी छोटी नदियां हैं जो पूर्व की ओर बहती हुई, जिसमें दामोदर, ब्राह्मणी, वैतरणी एवं सुवर्णरेखा हैं दोस्तों। जैसा कि शिव समुद्रम जलप्रपात भारत का दूसरा सबसे बड़ा प्रपात है जो कावेरी नदी पर है। इस जलप्रपात के बिजली घर में मैसूर था कोलार सुर्ण क्षेत्र को विद्युत प्रदान करता है दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं। अब देखिए जलाशय व झील। कश्मीर स्थित डल व वूलर झील, नैनीताल राजस्थान का सांवर झील, बेगूसराय का कांवर पक्षी, बिहार बेतिया का सरैयामान, दरभंगा का लक्ष्मी सागर जैसे जलाशयों से आप परिचित हैं। ये मानवीय उपयोग के साधन के साथ साथ पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र होते हैं। आपने झीलों के महत्व को पढ़ने का प्रयास किया। चलिए ये इतना इम्पोर्टेंट दोस्तों नहीं है। ये देखते हैं वर्षा के जल के जमाव तथा हिमानियों एवं हिमचादरों के पिघलने से झील का निर्माण होता है। झील मुख्यतः प्राकृतिक कारणों से निर्मित होती है। देखिए निर्माण की दृष्टि झीलों के निम्नलिखित प्रकार। धसान घाटी झील, ये क्या है? धसान घाटी में जब जल जमाव होता है तब इस प्रकार का झील बन जाता है। अफ्रीका में इस प्रकार के झील की संख्या अधिक है। विक्टोरिया, रुडोल्फ, न्यासा इसके उदाहरण हैं धसान घाटी के। भारत में तिलैया बांध द्वारा धसान घाटी में कृत्रिम झील बनाया गया है। अगला है गोखुर झील। नदियों में अब अवसाद की मात्रा बढ़ जाती है या भूमि की ढाल कम हो जाती है तब उसके मार्ग में विसर्पण पैदा होने लगता है। अतः विसर्पित भाग कटकर मुख्य धारा से अलग हो जाती है जिसका आकार गाय के खुर के समान होता है। इसे गोखुर या परित्यक्त झील भी कहा जाता है। उत्तरी भारत में इस प्रकार के झील पाए जाते हैं। बेतिया का सरैयामान या बेगूसराय का कांवर झील इसके उदाहरण हैं। क्रेटर झील। जब ज्वालामुखी के क्रेटर से राख और लावा का आना बंद हो जाता है तब क्रेटर में वर्षा का जल जमा होकर झील में परिणत हो जाता है। बोलोविया का टिटिकाका और टर्की का वान झील इसके प्रमुख उदाहरण हैं। भारत में लोनार झील इसी प्रकार से निर्मित है। देखिए लैगून झील। स्प्रिट अथवा तथा रोधिका के द्वारा समुद्र तटीय प्रदेशों में जब समुद्री जल समुद्र से अलग कर लिए जाते हैं
तब ऐसे झील लैगून कहलाते हैं। लैगून का उदाहरण भारत स्थित चिल्का एवं पुलिकट झील है। अवरोधक झील, कभी कभी पर्वतीय प्रदेशों में भूस्खलन के कारण चट्टानें गिरकर नदियों के प्रवाह को रोक देती हैं, तो इससे भी झील बन जाते हैं, इसे अवरोधक झील कहते हैं। अगला है हिमानी झील। हिमालय क्षेत्र में हिमालय द्वारा निर्मित झीलों में नैनीताल, भीमताल, सात ताल और आदि सुंदर उदाहरण है। अगला है भूगर्भीय क्रिया से निर्मित झील। जम्मू कश्मीर में वुलर झील मीठे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील है। जल विद्युत पैदा करने के लिए नदियों पर बांध लगाए जाने से भी झील का निर्माण हुआ है। जैसे भाखड़ा नागल परियोजना के विकास से गोविंद सागर झील का निर्माण हुआ। लोकटक एवं बड़यानी जैसे कई मीठे पानी के झील के साथ साथ राजस्थान का लवण युक्त सांभर झील भी इसी प्रकार के झील हैं। मरुस्थलीय अथवा अर्धशुष्क क्षेत्रों में झील खारे पानी की झीलें होती हैं, जबकि ठंडे प्रदेश के पर्वतीय प्रदेशों के झीलों का जल मीठा होता है। झील मानव के लिए अत्यधिक उपयोगी हैं। यह नदियों के बहाव क्षेत्र के सुचारू बनाने में सहायक हैं। अत्यधिक वर्षा या बाढ़ क्षेत्र दोनों स्थिति में झील नदियों के बहाव को संतुलित रखती हैं। सूखे के दिनों में संचित जल की उपयोगिता बढ़ जाती है। झील जल विद्युत उत्पादन में भी उपयोगी है। ये आसपास के जलवायु परिस्थितियों को भी सामान्य करती हैं। जलीय प्रतंत्र के सुदृढ़ीकरण के साथ साथ प्राकृतिक छटा को सुंदर, लुभावना एवं मनोरंजक बनाने में झील मदद करती है। देखिए, मानव सभ्यता की जीवन रेखा के रूप में नदियाँ। सभ्यता की जननी के रूप में नदी घाटी क्षेत्र को प्राचीन काल से ही जाना जाता है। सिंधु घाटी, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, होंगहो की घाटी में चीन की तथा नील नदी की घाटी में मिस्र की सभ्यता का विकास नदियों के कारण ही हुआ है। जीव के विकास वृक्ष से मानव शाखा के पृथक होने के उपरांत मानव समुदाय लगातार विकसित होता गया। मानव विकास की सुलभ परिस्थितियां सभी स्थलों पर समान रूप से सुलभ नहीं रही होंगी। विभिन्न विद्वानों एवं शोधकर्ताओं ने भी इस मत को स्वीकार किया है। प्रागैतिहासिक मानव संस्कृति की खोज का प्रथम श्रेय फ्रांस के वाचर द पाथेस को है। इन्होंने विभिन्न प्रमाणों के अध्ययन के पश्चात पेरिस के सीन नदी को सभ्यता का उद्भव केंद्र बताया है। उसी प्रकार डॉक्टर मित्रा ने मानव उत्पत्ति का केंद्र शिवलिंग के दक्षिण हिमानी के पिघलने से निर्मित नदी घाटी को बताया। और मानव विकास के क्रम में लगभग सभी शोध प्रतिवेदन नदी घाटी क्षेत्र में मानव सभ्यता का उद्भव केंद्र मानने पर एकमत प्रतीत होते हैं। आज इलाहाबाद के समीप प्रयाग में गंगा, यमुना, सरस्वती का संगम श्रद्धालुओं के लिए धार्मिक आस्था का केंद्र बना हुआ है। बड़े बड़े नगरों तथा महानगरों का विकास भी नदी घाटी क्षेत्र में ही हुआ है। आज उद्योग, कृषि कार्यों तथा परिवहन साधनों को विकसित करने में नदियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। यद्यपि नदी जल का अत्यंत दोहन एवं जलाशय जल राशियों के कचरों का उत्सर्जन नदी को अत्यधिक प्रदूषित कर रहा है, आज वैश्विक स्तर पर चिंतन एक विषय है। देखिए, पटना स्थित सेतु भारत का सबसे लंबा 7 किलोमीटर सड़क पुल है, जिसका निर्माण 1984 में हुआ था। बढ़ती आबादी के साथ जल का अनुप्रयोग ही तीव्र गति से बढ़त गया है। हमारे घरेलू कार्य से लेकर औद्योगिक कार्य तक के लिए भी अत्यधिक उपयोगी संसाधन है। आज जल संसाधन का उपयोग आर्द्र कृषि के फसलों के लिए हो रहा है। बाढ़ के समय नदियां विकराल रूप धारण कर लेती हैं। इस समय यह धरातल पर भी सभी कचरे, अधिवास जनित कचरे, औद्योगिक कचरे एवं अन्य ठोस कचरे को आत्मसात कर लेती हैं, जिससे जल की गुणवत्ता बुरी तरह प्रभावित हुई है। कृषि कार्य में प्रयुक्त उर्वरक, कीटनाशक, पीड़कनाशक, वस्त्र धोने में प्रयुक्त साबुन, सोडा, अपमार्जक तथा घुलकर जल को प्रदूषित करते हैं। और मल जल प्रवाह, मवेशियों की सफाई जैसे मानवीय अनुक्रियाएं जल प्रदूषण को बढ़ावा देती हैं। देखिए, अगला है वनों की अधम कटाई से मृदा अपरदन की गति में तीव्र वृद्धि हुई है, जिससे नदियों के प्रवाह क्षेत्र में मार्ग में अवसादीकरण हुआ है। इस ठोस अवसाद, कीचड़, रासायनिक कचड़ों के
बाढ़ बढ़ जाने से जलीय जीवों का संकट बढ़ गया है, साथ ही बाढ़ का खतरा भी बढ़ गया है। देखिए 1987, 2004, 2007, 2008 में कोसी नदी के बाढ़ से बिहार राज्य को अपार धनजन की क्षति हुई है। अब देखिए संरक्षण। नदी प्रदूषण ने पर्यावरण का प्रतिकूल प्रभाव डाला है। आज विश्व के अनेक देश इस समस्या से जूझ रहे हैं। इस संकट की स्थिति से निपटने के लिए संरक्षण कार्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है। संरक्षण का क्रियान्वयन व्यक्ति, समाज व राष्ट्रहित में अपरिहार्य है। देखिए वनस्पति का विकास। वनस्पति हमें प्रदूषण मुक्त पर्यावरण में जीने में मदद करती है। शुद्ध वायु के साथ साथ हमें फल, औषधि, कीमती लकड़ियां भी प्रदान करती हैं। इसकी जड़ें मृदा को संगठित करती हैं, जो नदियों एवं वायु द्वारा अपरदन की प्रक्रिया को निष्प्रभावी बना देता है। इसमें न केवल नदियों के कटाव नियंत्रित हो जाते हैं, बल्कि नदियों के अवसाद के प्रवाह पर भी अंकुश लग जाता है। वनस्पति वायुमंडल में विद्यमान कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर हमें ऑक्सीजन जैसे जीवनदायिनी गैस लौटा देते हैं, तब पर्यावरण को संतुलित रखते हैं। अतः पर्यावरणीय दृष्टि से किसी राष्ट्र के कुल भूभाग 33% भाग वनाच्छादित होना चाहिए। वर्तमान समय में भारत के एकमात्र 19.25% भूभाग ही वनाच्छादित हैं, जो पर्यावरण के लिए अनुकूल नहीं है। वनों के क्षेत्रफल में कमी का प्रभाव वन प्राणियों पर भी पड़ा है, तो उसका आवास दिनों दिन छोटा होने लगा है। देखिए राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना, इसको भी देख लेते हैं। नदियों में 90% जल का संधारण मानसूनी वर्षा और हिमालयी क्षेत्रों में हिम के पिघलने के कारण होती है, किंतु इसका अनिश्चित एवं अपमार्जित वितरण बाढ़ और सुखाड़ जैसे प्रलयकारी परिस्थितियां पैदा करती हैं। इन परिस्थितियों या आपदाओं से निपटने के लिए नागरिकों के जागरूक होने और सरकारी तंत्र को योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने की आवश्यकता है। यद्यपि भारत सरकार ने गंगा कार्य योजना को 1985 में प्रारंभ किया था, तब 1985 में, किंतु 31 मार्च 2000 को बंद कर दिया गया। इसे संदर्भ में राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण की कार्यकारिणी समिति ने प्रथम चरण की अपेक्षा के उपरांत कुछ सुझाव भी दिए हैं। चलिए इसको देख लेते हैं। राष्ट्रीय जल संरक्षण केंद्र का निर्माण। नदियों के जल का स्रोत वर्षा, हिमपात और हिमानी है। जल का वितरण समूचे प्रदेश में एक समान नहीं है। इसमें सभी राज्यों की आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो पाती है। कई नदियों के संदर्भ में एक किसी राज्य का जल स्रोत एवं एकाधिकार भी स्थापित हो जाता है, वहीं पड़ोसी राज्य आवश्यक जलापूर्ति से वंचित रह जाते हैं। ऐसा परिस्थिति में जल वितरण को लेकर राज्यों के बीच विवाद उत्पन्न हो जाता है। अतः केंद्र सरकार को चाहिए कि वह राष्ट्रीय जल संरक्षण केंद्र का स्थापना करे और राज्यों की आवश्यकता अनुसार जल पूर्ति करे। इसमें न केवल राज्यों के विवाद को हल किया जा सके, बल्कि बाढ़ एवं सूखा पर भी काबू पाया जा सके। अंतर्राज्यीय स्तर पर नदियों को जोड़ने की योजना इस दिशा में प्रभावशाली नीति हो सकती है, लेकिन इसके क्रियान्वयन को लेकर अनिश्चितता का माहौल है। मानव जीवन पर अपवाह तंत्र का प्रभाव। पूर्व में कहा चुका है कि नदी अपवाह क्षेत्र मानवीय सभ्यता एवं संस्कृति की जननी है। भारत के आर्थिक विकास में नदियों का स्थान महत्वपूर्ण रहा है। नदियों आदिकाल से ही मानव जीवन गतिविधियों का साधन रहा है। नदियां विभिन्न सभ्यताओं और संस्कृतियों की जन्मस्थली के साथ मानव सभ्यता का पालन भी है। नदियों के जल प्रवाह, प्रपात, जल विद्युत शक्ति उत्पादन केंद्र के साथ साथ पर्यटक के आकर्षण केंद्र भी हैं। प्राचीन काल में सड़क एवं वायु मार्ग के साधन के अभाव में यह परिवहन का सर्वाधिक उपयुक्त साधन था। यहाँ राष्ट्रीय जलमार्ग का भी विकास हो रहा है। सामरिक दृष्टि से भी नदियाँ आज उपयोगी हो गई हैं। नदियों के प्रवाह की वजह से ही कृषि भूमि का आज 40% भूभाग जलोढ़ मिट्टी में ढका हुआ है, जो नदी घाटी, डेल्टा और तटीय प्रदेशों में फैले हुए हैं। गंगा, सिंधु, गंगा,
ब्रह्मपुत्र के डेल्टा एवं मैदानी क्षेत्र में जलोढ़ की प्रचुरता है। उत्तर बिहार में कोसी, बागमती और गंडक आदि नदियाँ प्रतिवर्ष भारी मात्रा में जलोढ़ का निक्षेप करती हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता बनी हुई है। वर्तमान परिवेश में नदियों की बहुउद्देशीय परियोजना का विकास हुआ है। इसमें से कुछ तो पूर्ण हो गए हैं, कुछ आज के निर्माणाधीन हैं। इन नदियों की पूर्ति के लिए नदियों पर कई बांध लगाए गए हैं, जिसमें मानव निर्मित नहर झीलों का विकास हुआ है। ऐसे नहर एवं झील जलीय जीवों के लिए उत्तम हैं। ये क्रीड़ा स्थल होने के साथ साथ पर्यटन के सुरम्य स्थल भी हैं। इन बांधों के बन जाने से बाढ़ पर नियंत्रण करने, नौकायान के विकसित करने, जलीय जीव के प्रजनन करने, मृदा अपरदन को रोकने, जल विद्युत का उत्पन्न करने, वनों के विकास करने जैसे महत्वपूर्ण काक्षी योजनाओं को बल मिला है। भाखड़ा नागल को सतलुज नदी की एक परियोजना है। ये 1200 मेगावाट विद्युत उत्पादन के लिए साथ लगभग 20 लाख हेक्टेयर भूभाग को सिंचित करता है। टिहरी परियोजना का विकास भागीरथी नदी पर हुआ है, जो 2400 मेगावाट विद्युत उत्पादन करती है। बिहार में अनेक परियोजनाएं प्रस्तावित हैं, जो सोन परियोजना को छोड़कर शेष सभी नदी घाटी परियोजना अभी निर्माणाधीन हैं। पंडित नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री ने नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। भागीरथी नदी पर टिहरी परियोजना विश्व की 5वीं और एशिया की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। नदियां अपने साथ लाए गए अवसाद का निक्षेपण मैदान एवं घाटी में करती हैं, जिससे उपजाऊ मिट्टी के साथ साथ जीवाश्म भी पाए जाते हैं। अगला, ये जीवाश्म खनिज तेल के स्रोत होते हैं। दामोदर घाटी क्षेत्र कोयला निक्षेप के लिए विश्वविख्यात है। इसके अलावा नदी घाटी क्षेत्र में महत्वपूर्ण गैर धात्विक खनिज जैसे लोहे, अयस्क, सोना, क्वार्ट्ज आदि होता है। इसके अतिरिक्त नदियों के आपस की जलवायु संशोधित हो जाती है, जो मानव बसाव को प्रेरित करती है। उपरोक्त सभी मानव पहलू जीवन पर नदियों के सकारात्मक स्थिति को दर्शाता है। इन सुविधाओं को पाकर मानव उन्नति के शिखर पर पहुंचकर आज इन नदियों के अस्तित्व को ही खतरे में डाल दिया है। आधुनिक प्रगति के नदियों के अस्तित्व पर ही संकट आना नकारात्मक पक्ष को दर्शाता है। नदी एवं झील के जल का प्रदूषण होना अंततः मानव सभ्यता के विनाश का ही वातावरण बनता है। तो दोस्तों, ये आपका चैप्टर अपवाह समाप्त हो गया है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि SCERT की एक भी लाइन छोड़ने वाली नहीं होती है, इसलिए पूरी लाइन लंबी लाइन मैंने आपको बताया है। और अगर इसको आप 1 से 2 बार देख लेते हैं तो निश्चय ही आपके इससे बनने वाले क्वेश्चन जो हूबहू NCERT से पूछता है एग्जाम, तो सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। धन्यवाद।